आपने ये कहा था कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो एसएनपी के संदर्भ में आपने की थी, उसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने सीधे इजराइल की जो रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दी है। तो आपने जो इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात की थी उसका क्या मतलब है? क्या कहीं से कोई लड़ाई वहां से भी चल रही है? बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक वॉरफेयर का मतलब है कि अगर आपकी रेटिंग इतनी पुअर है कि तो आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो बाहरी, पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण और फिर रेटिंग के कारण, तो एक तरह से पूंजी निवेश वगैरह तो आप छोड़ दीजिए उसके बारे में, उसका असर अगर सप्लाई चेन्स पे पड़ गया, जैसे इजराइल की बहुत बड़ी हाईटेक इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, तो उसका असर उस पर पड़ेगा, जो एक तरह से लाइफलाइन है इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री। अगर उस पर इम्पैक्ट हुआ, मार्केट्स में अगर श्रिंकेज आ गई इसके, इसी के कारण प्रोटेस्ट इस तरह से चल रहे हैं, कल कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई कहेगा कि बॉयकॉट इजरायली गुड्स, जिस तरह से कहते हैं यहाँ पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, एक तरह से ये सेंटीमेंट बिल्कुल जाग सकता है। तो उस तरह से इकोनॉमिकली हिट बहुत होगा। अमेरिका का क्रूशियल रोल रहेगा, अगर अमेरिका बिल्कुल रहे, जो मेरे को लगता है कि आर्थिक रूप पे तो रहेगा, इसलिए इजराइल विल नॉट केव इन, लेकिन धक्का जरूर लगेगा। और दूसरी बात रही हमारी ईरान के साइड पे, ईरान ऑलरेडी सैंक्शन के अंडर है, लेकिन अभी जो पीछे बात हो रही थी, एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था अमेरिका और इनके बीच में, तो $6 बिलियन रिलीज करने की बात हो रही थी ईरान के लिए, प्लस थोड़ा ये भी हो रहा था कि अपना तेल ये बेच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी जो ट्रैक है ये ईरान का जो चलता रहे। ऊपर से आशुतोष, ईरान का हम देखें तो बदलाव ये आया है कि ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, तो आइसोलेशन तो खत्म, एससीओ का मेंबर बन चुका है ईरान, रशिया, चाइना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नई दुनिया बदल रही है, उसके वेक्टर्स वहां हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑन द डिक्लाइन, वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, लेकिन एक नई दुनिया सामने आ रही है जिसमें ईरान हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल को ज्यादा धक्का लगेगा आर्थिक रूप से, ईरान को इतना नहीं, क्योंकि ईरान के न्यू वर्ल्ड का एक हिस्सा है। जो राइजिंग टाइड है वो यूरेशिया की तरफ, वो वेस्ट की तरफ नहीं है। और इंडिया को यह बात समझनी चाहिए कि असली प्योर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इस दिशा में है, रिसोर्सेज भी वहां है, सप्लाईज भी है, पॉपुलेशन भी है। अगर रशिया, इंडिया, चाइना सपोज मिलते हैं, हालांकि वो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, वो सब है, गेम ओवर। दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है यहाँ पर, और ईरान समझता है इस बात को। और बड़ी दिलचस्प बात आपने की। लेकिन पिछले दिनों क्या ये महज इत्तेफाक है कि पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील के संदर्भ में बातचीत हो रही थी, और सऊदी अरेबिया को वो अब्राहमिक अकॉर्ड में अमेरिका लाने के लिए कोशिश कर रहा था, और ये वो दोनों वो पिलर्स हैं जो दरअसल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बहुत कायदे से मैनेज करते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात जाके जुड़ती। तो ये जो अमेरिका का ईरान और ओवरटली ईरान का इस तरीके से विरोध करना, और फिर पीछे से जाके न्यूक्लियर डील की बात करना और सऊदी अरेबिया के साथ रहना, ये जो बात आप कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करता है। बट क्या इजराइल इस बात को नहीं समझ रहा? इजराइल बिल्कुल समझ रहा था। इजराइल I2U2 का पार्ट बना, इजराइल और सऊदी अरेबिया में बात बन रही थी, तो एक तरह से इजराइल उस बात को समझ रहा था। हम ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की G20 के बारे में के टाइम पे हमने बात की, जो हाइफा के थ्रू जाके फिर सऊदी में जाके फिर यूरोप पहुंचेगा, तो ये सारी बातें तब चल रही थी। लेकिन आशुतोष, बात ये है कि इस हादसे के बाद आज की जो हो रही है घटनाक्रम चल रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा ये सारे प्रोजेक्ट्स को? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।